हम कर रहे थे चैप्टर 5 बिजनेस स्टडीज़ ऑर्गेनाइजिंग। इससे पहला चैप्टर था प्लानिंग। नाउ जब हम ये चैप्टर कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, मीनिंग और इसके स्टेप्स, देन हमने इसके पढ़े इम्पोर्टेंस। नाउ अब जो आ रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से जो है टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा और थोड़ा हैवी रहेगा, समझने वाले चीज़ रहेंगी यहाँ से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आउटकम मीन्स होता है बेटा रिजल्ट, ठीक है। मीन्स जब एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, तो उसका एक रिज़ल्ट निकलता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझे आप? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक आउटकम है, एक रिज़ल्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ मीनिंग एंड कंसिडरेशन। व्हेन मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब मैनेजर क्या परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, अपने आप। जब मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हमें क्या बताएगा? जॉब की पोजीशन, अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है, ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ इट स्पेसिफाइज, ये क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन पीपल्स, वर्क एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है रिलेशन बिटवीन पीपल्स, वर्क, रिसोर्सेज, लोग, काम, रिसोर्सेज के बीच का रिलेशन बनाता है, रिश्ता बनाता है। कौन? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। Now, it can be called as framework within which managerial and operational tasks are performed, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कंपनी सारा काम, ठीक है, सारे ऑपरेशनल टास्क, मैनेजरियल टास्क को परफॉर्म करती है, ठीक है। 2 पॉइंट पढ़े। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या है? स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, और इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क विद इन विच, जिसके अंदर मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड, ठीक है। समझ आया?
नाउ अब यहाँ से समझो। अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ, समझो कि स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है, समझना इस चीज़ को। तुम स्कूल डेली जाते हो तो स्कूल की चीज़ें तुम्हारे आंखों के सामने हैं। स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर 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 वर्ड जितना यूज़ कर रहा है, तो स्ट्रक्चर मीन्स क्या, इसको आप कैसे समझोगे? ठीक है, स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं स्कूल का स्ट्रक्चर आपको बताऊं, अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हटके स्कूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्कूल का स्ट्रक्चर, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर, टीचर, क्लास मॉनिटर एंड आप लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है? स्कूल का स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, देन टीचर, देन क्लास मॉनिटर, देन स्टूडेंट। यहाँ सबको पता है कि किसकी क्या पोस्ट है। वही स्टूडेंट से स्टूडेंट टू प्रिंसिपल, स्टूडेंट टू वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट टू टीचर, स्टूडेंट टू क्लासमेट, सबको पता है सबकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एंड सबको ये भी पता है किसके पास कितनी अथॉरिटी है और किससे ऑर्डर लेना है। स्टूडेंट्स को पता है कि ऑर्डर लेना है क्लास मॉनिटर नोज कि मुझे टीचर से लेना है, टीचर वाइस प्रिंसिपल से ऑर्डर, एंड वाइस प्रिंसिपल से। ठीक है, नाउ ये था स्कूल का स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे ही कंपनी में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है यही चीज़, बस समझना पड़ेगा। नाउ बैक टू पॉइंट। क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आउटकम है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बनता है जो बताता है जॉब पोजीशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। उसके बाद हमने पढ़ा कि इट स्पेसिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। ठीक है, देन पढ़ा कि इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। नाउ अब यहाँ पे लिखी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? देखो,
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सिंगल मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय को एफिशिएंटली मैनेज या कंट्रोल कर सकता है। समझा आप? यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई जो स्पैन है मैनेजर की, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, वो शेप देगा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। और स्पैन मीन्स क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है सिंगल मैनेजर कि एक सिंगल मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय को एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है। नाउ वही बात जो मैंने बोली मैं उसको समझा देता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ एक लाइन लिखी है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर। जो नैरो स्पैन होते हैं, अब नैरो क्या है वाइड क्या है वो मैं समझाऊंगा, सब समझेगा अभी। नैरो स्पैन से टॉल स्ट्रक्चर बनता है और वाइड स्पैन से फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की क्या मतलब कि भाई एक सिंगल मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ को, कितने सबॉर्डिनेट्स को एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल कर सकता है। मीन्स एक तरह की ये सिंगल मैनेजर की पावर है, उसकी ताकत है कि वो अपने नीचे कितने लोग को एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल करेगा। ठीक है। नाउ या फिर वही बात, अब यहाँ पे मीनिंग बुक की क्या लैंग्वेज है, कह रहा है मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉयज़, कितने एम्प्लॉय, कितने सबॉर्डिनेट को आप इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकेगा एक मैनेजर। ठीक है। और हाउ मैनी सबॉर्डिनेट, कितने सबॉर्डिनेट इफ़ेक्टिवली कंट्रोल्ड हो सकेंगे एक सुपीरियर से। समझने वाली बात है कि कितने एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट इफ़ेक्टिवली मैनेज हो सकेंगे एक मैनेजर द्वारा, और कितने सबॉर्डिनेट इफेक्टिवली कंट्रोल हो पाएंगे एक सुपीरियर द्वारा। एक ही बात है। नाउ व्हेन, जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, बनता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू, देन तब मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब आप अथॉरिटी दे रहे हो, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता बना रहे हो, तब आप ये चीज़ भी ध्यान रखना कि उनकी मैनेजमेंट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितनी है, उनकी पावर कितनी है कि वो अपने नीचे कितने लोगों को एफिशिएंटली मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम्पल हम स्कूल वाले चीज़ से ही समझें कि रियल एग्ज़ाम्पल्स है कि अगर एक टीचर अकेले 34 टू 40 स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा भी रहा है, अच्छे से कंट्रोल भी कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस टीचर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है 30 टू 40 स्टूडेंट्स। समझे आप? अगर एक स्कूल में एक टीचर, सिंगल, यहाँ पे बात होगी सिंगल की, एक स्कूल में एक टीचर 30 टू 40 स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा रहा है, अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, तो हम कहेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज़ 30 टू 40। नाउ अगर मैं उसी टीचर को 1000 बच्चे दे दूँ, चलो 1000 तो बहुत ज़्यादा वर्ड हो गया, नंबर हो गया, 100 बच्चे दे दूँ, तो ना ही वो कंट्रोल कर पाएगा,
ना ही वो मैनेज कर पाएगा, उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ख़राब हो जाए, क्योंकि उसकी पावर कितनी थी, उसकी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितनी थी, 30 to 40। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। गेटिंग नाउ, हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, एक लाइन पढ़ी थी ये वाली, नैरो स्पैन मैनेजर रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर वेयर एज एंड वाइड स्पैन रिजल्ट इन फ्लैट स्ट्रक्चर। ये टॉल स्ट्रक्चर एंड फ्लैट स्ट्रक्चर क्या है, इसे आप कैसे समझोगे? ठीक है, नाउ इसने क्या करा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को डिवाइड किया 2 टाइप्स में। पहला नैरो स्ट्रक्चर या नैरो स्पैन, जिसको कहते हैं टॉल स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं टॉल स्ट्रक्चर। देन दूसरा बोला वाइड स्पैन, ठीक है, मीन्स फ्लैट स्ट्रक्चर। अब ये है क्या? ठीक है, नाउ नैरो का मतलब होगा जब एक मैनेजर सिर्फ कम लोग, जैसे 2 या 3 लोग को मैनेज करता है, उसे हम कहते हैं टॉल स्ट्रक्चर। जब मैनेजर 2-3 लोगों को मैनेज करेगा तो उसे हम कहेंगे टॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ कंपनी में बहुत सारी मैनेजमेंट लेवल बन जाएंगे, ठीक है, जिससे स्ट्रक्चर जो है वो टॉल दिखेगा। ठीक है, नाउ अब समझो इसको एग्जांपल से। नैरो स्पैन, इसको टॉल कहा क्यों जाता है? ठीक है, इसके अंदर मैनेजर मैनेजेस ओनली 2 or 3 एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसे टॉल क्यों कहा जाता है? टॉल मीन्स लंबा। नाउ सबसे ऊपर प्रिंसिपल, कंपनी में कौन? बॉस। ठीक है, उसके नीचे कौन? मैनेजर। उसके नीचे कौन? मैंने क्या बोला, 2 या 3। ठीक है,
एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2। ये कैसा लग रहा है देखने में? ये टॉल लग रहा है, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सिंगल मैनेजर की बात कर रहे थे कि एक सिंगल की बात कर रहे हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? सिंगल मैनेजर होगा। तो मैंने क्या बोला कि जो टॉल में होगा, जो उसमें ज़्यादातर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, एक सिंगल मैनेजर के लिए। अब दूसरे को करना है और एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल या मैनेज करना है, तो यहाँ पर बॉस जो है वो दूसरे मैनेजर को बोलेगा, ठीक है ना। अब उनके नीचे 2 एम्प्लॉय होंगे, तो ये ऐसा बनेगा टॉल सा, ठीक है। इसे हम कहते हैं टॉल। बॉस, मैनेजर, उसके नीचे 2, 3, ठीक है। उसके बाद इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ एक मैनेजर के अंदर नहीं डाले जाएंगे। देन दूसरे को मैनेजर को अगले एम्प्लॉयज़ को डाला जाएगा, ठीक है। इसलिए ये लंबा बना, टॉल बना ना। जब आप बात करते हैं वाइडर वाले की, वाइडर को हम बोलते हैं फ्लैट। वाइड स्पैन मीन्स फ्लैट। फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर यहाँ पर 2 या 3 मैनेज कर रहा था एक मैनेजर। इसके अंदर मैनेजर मैनेजेस 8 to 10 एम्प्लॉयज़। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा? फ्लैट। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे। अच्छा भाई, ये क्या था? लेवल 1। ये क्या था? लेवल 1। ये क्या था? मैनेजर्स वाला लेवल 2 एंड एम्प्लॉयज़ वाला लेवल 3, ठीक है। इसलिए इसको कहा हमने टॉल, क्योंकि कितने सारे लेवल्स हैं। अब आते हैं हम वाइड पे, फ्लैट स्ट्रक्चर। इसमें क्या बोलता है? मैनेजर मैनेज 8 to 10 एम्प्लॉयज़, ठीक है। भाई यहाँ पर जब एक मैनेजर एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है, तो यहाँ पर पहला क्या होगा? लेवल कम होंगे, लेवल कम होंगे, जिससे स्ट्रक्चर फ्लैट दिखेगा, ठीक है। जैसे बॉस, देन ये हुआ लेवल 1, देन एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6, एम्प्लॉय 7, ठीक है।
ये कैसा बना, ये बना फ्लैट और ये बना टॉल। तो यही फ़र्क है नैरो स्पैन एंड वाइड स्पैन में। नैरो कैसा बनेगा, टॉल। टॉल से समझ जाना, बॉस मैनेजर, मैनेजर के नीचे 2 या 3 लोग बस, और काम बढ़ाना है तो उसके बाद दूसरा मैनेजर, उसके नीचे बस 2 या 3 लोग, ठीक है। फ्लैट मीन्स लंबा चौड़ा, ठीक है। बॉस, उसके नीचे एम्प्लॉय एंड उसके नीचे 8-10 कितने भी एम्प्लॉय, ठीक है। ये था हमारा कोर जो आज हमने समझा। ठीक है। नाउ आफ्टर डिसाइडिंग द स्पैन डिसाइड कर लिया, स्केलर चेन इज़ डेवलप्ड। स्केलर चेन मतलब वही हमने जो देखा टॉल एंड ये वाला, डेवलप्ड ऑफ ऑल सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। भाई स्केलर चेन से बन गई ना, स्केलर चेन हम इसे बोलते हैं। कौन टॉप पे होगा, कौन मिडिल में होगा, जो हमने लेवल्स नीचे देखे हैं। बिकॉज स्पैन कंट्रोल्स क्लियरली स्पेसिफाई हु हैज़ टू रिपोर्ट whom। और यही स्पैन जो हमने बनाया, ठीक है, यही स्पैन जो हमने बनाया है, इसी में हमें पता चलेगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है भाई। इसमें हमें पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को, ये मैनेजर रिपोर्ट करेंगे बॉस को। उसी तरह फ्लैट में पता चला कि एम्प्लॉय डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे बॉस को, ठीक है। नाउ अब आती इम्पोर्टेंस, ठीक है, अब आती इम्पोर्टेंस। अब 1 बाय 1 इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस प्रॉपरली एंड इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि स्ट्रक्चर बनने से बिजनेस का हर काम सिस्टमेटिकली होगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनने से बिजनेस का हर काम सिस्टमेटिकली होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। एग्ज़ाम्पल सोचो, अगर स्कूल में कोई टाइम टेबल या डिपार्टमेंट ना हो तो सब लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे कि कौन क्या पढ़ा रहा है। ये टीचर्स के रिलेटेड बात हो रही है कि भाई अगर किसी स्कूल में टाइम टेबल ना हो और डिपार्टमेंट्स ना हो तो सब लोग एक दूसरे से पूछते रहेंगे कि कौन क्या पढ़ा रहा है। स्ट्रक्चर होने से क्लियर है कि भाई किस एम्प्लॉय को किससे बात करनी है और इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाएगी। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, a clear structure makes it easy to check the responsibility of each part of the business। मतलब हर पार्ट, हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रैक करना और चेक करना आसान हो जाता है, ठीक है। हर पार्ट की, हर डिपार्टमेंट की
रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रैक करना, चेक करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसलिए लिखा है कि क्लियर स्ट्रक्चर अगर है तो इसकी वजह से आसान हो जाएगा चेक करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बिजनेस। ईच पार्ट मतलब डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ट्रैक करना, चेक करना आसान हो जाता है। अगर किसी इवेंट में डेकोरेशन ख़राब हो जाए तो प्रिंसिपल सीधा डेकोरेशन टीम को, डेकोरेशन के हेड को बुलाएगी, ठीक है, ना कि किसी और पर ब्लेम शिफ्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि स्कूल में क्या था, स्ट्रक्चर था, कौन काम किसको दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर को देखकर ही कोई भी समझ सकता है कि कंपनी कैसा काम करती है, कौन सा सिस्टम कल्चर फॉलो किया जाता है। यार ये किससे पता चल जाएगा, इस कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन एंड फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब ये तीनों रिसोर्सेज, ह्यूमन, फिजिकल, फिनेंशियल के बीच का उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कोरिलेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट क्लियरली डिफाइंस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। लास्ट, ये क्लियर करेगा आपको कि कंपनी में कितने लेवल हैं, टॉप, मिडल, ऑपरेशनल, और हर लेवल पर एक मैनेजर कितने लोगों को, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल कर रहा है। स्पैन ऑफ कंट्रोल वही था ना। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स टॉप, मिडल एंड लोअर। स्पैन मीन्स कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये किससे पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। ना इसके बाद हमारा अब जो टॉपिक आएगा कल से, वह आएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ठीक है।